नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राजनीति। मैं हूं निखिल सिंह। और राजनीति यानी कि राज्यों की चुनाव की रणनीति और राजनीति यानी अलग अलग राज्यों में क्या है आम चुनाव का समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और वहां की स्थिति की। आज बारी है आंध्र प्रदेश की, जहां की सियासत पूरे दक्षिण भारत पर असर डालती है। तो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे अपने खास मेहमान से भी, लेकिन सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी राजनीति में आंध्र प्रदेश का आखिर क्या महत्व है। तो दक्षिण भारत की सियासत का केंद्र रहा है आंध्र प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण रहा है और पिछले कुछ समय में सियासी उतार चढ़ाव का केंद्र भी रहा है आंध्र प्रदेश। लोकसभा चुनाव करीब है और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और एनडीए ने दक्षिण के राज्यों पर फोकस किया है। कर्नाटक में बीजेपी कई बार सरकार बना चुकी है, तेलंगाना में भी पार्टी का ग्राफ चढ़ा है। ऐसे में अब आंध्र प्रदेश बीजेपी के मिशन साउथ का नया केंद्र बनकर उभरा है। अब पार्टी आंध्र प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन तलाशने के लिए नई रणनीति पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशेष बात है कि एनडीए के मिशन 400 पार में दक्षिण के राज्य में आंध्र प्रदेश पर विशेष फोकस किया है। यहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। दो बड़े दल वाईएसआरसीपी और टीडीपी की परंपरागत सियासत को जिंदा रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस को अपना वजूद बनाए रखने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती है। तो इस राज्य में सभी के अपने अपने मोर्चे हैं, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। वही बात हम अलायंस की भी करेंगे, क्योंकि इस राज्य में अलायंस जो गठबंधन है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। राज्य में कौन सा दल किसके साथ गठबंधन करना चाह रहा है और इस पूरी सियासत का क्या असर होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। विशेष बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होंगे। ऐसे में इन चुनावों में राज्य के मुद्दे भी हावी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस तरह से जो आंध्र प्रदेश की जनसांख्यिकी है, जो डेमोग्राफी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2011 की जनगणना को अगर केंद्र में रखें तो आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 45 लाख है, जिनमें पुरुषों की जो कुल संख्या है वो 4 करोड़ 24 लाख और महिलाओं की कुल जनसंख्या 4 करोड़ 21 लाख है। यानी कि महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो एक तरह से जनसंख्या के मामले में महिला और पुरुष के जो जनसंख्या है वो लगभग बैलेंस्ड है। थोड़ा सा जरूर अंतर कहा जाएगा। और अब साक्षरता की बात करें तो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर है जो वो 72.98 है, जबकि आंध्र प्रदेश में जो ये दर है 67.02। यानी कि आंध्र प्रदेश में अगर साक्षरता की दृष्टि से देखें तो आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है, कम से कम 5% से ज्यादा वो कम है। पुरुष जो है वो 74.88% यानी लगभग 75% जो पुरुष हैं, 3/4 वो साक्षर हैं, जबकि महिलाएं 59.15% ही साक्षर हैं। उनको अभी प्रथम श्रेणी में आने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। अब अगर वोटर्स की बात करें तो कुल मतदाता 4 करोड़ 8 लाख हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 1 लाख है, जबकि महिला मतदाता 2 करोड़ 7 लाख हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है कि जो महिला मतदाता हैं वो ज्यादा है। तो महिलाओं का जो वोट है वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। तो महिलाओं के मुद्दे भी क्या हावी रहेंगे और महिलाओं का जो वोट है वो कितना कारगर हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए, ये समझने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में, जो विभिन्न गठबंधनों के माध्यम से चुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। वाईएसआरसीपी है, जगनमोहन रेड्डी जिनके प्रमुख हैं, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी जिनमें चंद्रबाबू नायडू के जिनके अगुआ हैं, बीजेपी, आईएनसी और जेएसपी दरअसल जनसेना पार्टी है, जो कि एक्टर से पॉलिटिशियन बने पवन कल्याण की ये पार्टी है। पिछले चुनाव में भी थी, ये बहुत कुछ खास असर नहीं कर पाई थी, लेकिन ये जरूर है कि राज्य में जेएसपी तीसरे नंबर की पार्टी है। वाईएसआरसीपी और टीडीपी एक दूसरे के परंपरागत अगर कहा जाए कि विरोधी हैं या एक दूसरे के खिलाफ हैं। और बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपनी ज़मीन बचाने के लिए एक बड़ी लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी बल्कि ज़मीन से ज़्यादा अपनी प्रासंगिकता भी बचाए रखनी होगी। आर राजागोपालन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, दो खास मेहमान, और साथ ही साथ के विक्रम राव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये दो खास मेहमान इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर राजागोपालन,
वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार, दोनों का स्वागत है। के विक्रम राव साहब आपका भी, और राजा गोपालन जी आपका भी स्वागत है। अगर हम विक्रम राव जी आपके साथ शुरुआत करना चाहें इस चर्चा की और समझना चाहें आपसे कि इस बार जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इस बार जो, या ये कहें कि जो चुनाव है बाकी देश की अपेक्षा इसलिए भी थोड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि यहाँ जो विधानसभा को चुनाव है वो भी साथ साथ होगा, तो मुद्दे कहीं ना कहीं राज्य की जो नीति है, ये कहा जाए कि जो राज्य के मुद्दे हैं वो असर डाल सकते हैं। किस तरह से इस चुनाव को बाकी चुनावों से अलग देखते हैं? मेरी राय में आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा हम लोग करें, बड़े स्पष्ट रूप से सोचना पड़ेगा उसका संदर्भ, उसका इतिहास और उसका भूतकाल रिकॉर्ड क्या कर रहा है। आंध्र प्रदेश शुरू से तमिलनाडु के समय और आजादी के बाद ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। हमेशा यहाँ 40 में से 1 सीट मिलती थी गैर कांग्रेसियों को, और कांग्रेस 39 सीटें ले जाती थी जी। इस बार कब से पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, और थोड़ा मैं कहना चाहूंगा, मैं तेलुगु भाषी हूँ, मैं आंध्र का हूँ, हालांकि बसा लखनऊ में हूँ जी। मैं ये आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 6 राज्य दक्षिण के हैं, उनमें आंध्र राज्य अकेला है जो 5 राज्यों से भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी का आधार कहीं है नहीं 5 राज्यों में। कर्नाटक में था, अब वो विवाद पिट गए लोग, लेकिन यहाँ जगन मोहन रेड्डी जिस ढंग से बीजेपी से मिलना चाहता है, उस संदर्भ में मुझे लगता है बीजेपी की स्थिति काफी सुधर रही है दक्षिण के एक राज्य में। बाकी राज्यों में संकट हो सकता है, लेकिन आंध्र में बीजेपी की काफी बेहतर स्थिति है। इसका कारण यह है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के कन्वीनर होते थे। जॉर्ज फर्नांडिस बाद में आए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू थे, और चंद्रबाबू नायडू की वजह से बीजेपी का तो पैर जमाने का अवसर मिला आंध्र में। उसके बाद जब जगन मोहन रेड्डी हो गए, राजशेखर रेड्डी आए, जगन मोहन के पिता, ये कट्टर इंदिरा भक्त थे, और इन्होंने हर गैर कांग्रेसी पार्टी को उखाड़ फेंका। लेकिन अब ताज्जुब यह है कि राजशेखर रेड्डी का बेटा जगन मोहन रेड्डी इतने नजदीक है बीजेपी के, और चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग उसका। लेकिन इस परिवेश में देखना पड़ेगा खासकर कि क्या मोदी जी बात मानेंगे, मांग को स्वीकारेंगे जगन मोहन रेड्डी की विशेष दर्जा दिया जाए राज्य को। जी, जिस मुद्दे पर उन्होंने पिछली बार गठबंधन से अलग हुए थे वो। जी हाँ, जी, अभी तो बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नीतीश मांगते हैं, कई राज्य मांगते रहे, अब प्रधानमंत्री किस को देंगे? और अगर आंध्र में दिया तो बाकी 5 राज्यों में क्या होगा? वो बगावत कर बैठेंगे। तो ये तो लाचारी है मोदी की, जिसका फायदा उठाना चाहते हैं आगे मुख्यमंत्री। लेकिन मुझे लगता है कि जगन मोहन रेड्डी और मोदी जी की जब बातचीत होगी, एक बात पैर जमाने का राज्य आंध्र बन सकता है एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी। जी, राजा गोपालन जी, आपने जैसा कि के विक्रम राव साहब को सुना, दरअसल दोनों ही दल, वहाँ के जो प्रमुख दोनों दल है टीडीपी और वाईएसआर, ये दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आकांक्षा है कि दोनों ही जुड़ना चाहते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जगन मोहन। क्या वजह आप इसको देखते हैं? और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी प्लस 400 एनडीए की जो बात करती है, उसके लिए आंध्र प्रदेश कितना इस सफर में उसका साथी हो सकता है इस बार? आंध्र प्रदेश बीजेपी का, स्पेशली नरेंद्र मोदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। बीजेपी का दोनों हाथ में लड्डू है। इस तरफ देखोगे, वो दाएं देखोगे, बाएं देखोगे, दोनों हाथ में लड्डू। लेकिन कांग्रेस उधर उठना नहीं है। तो ये साल को बेटी का उन्होंने अध्यक्ष बनाया है जी। लेकिन इसका मूल सूत्र है, जो कर्नाटका का मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, वो तेलंगाना में जीत करके दिखाया। वो आंध्रा में भी जीतूंगा करके तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, ये तीनों कांग्रेस का खाते में डालने के लिए वो कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव जुलाई 2022 में हुआ था, उसमें एकदम प्रस्ताव किया था लुक साउथ पॉलिसी। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में
तमिलनाडु में, ये तीनों को इम्पोर्टेंस देंगे करके। इसीलिए प्रधानमंत्री अपना जो राम मंदिर का दौरे में 11 दिन अनुसंधान किए थे, उस टाइम पर भी पूरा आंध्रा तमिलनाडु घूम करके आए थे। 11 दिन पूरा दिन साउथ में था। ये कल नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। सो देखो, प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंस देते हैं साउथ इंडिया का। लेकिन अभी आज चंद्रबाबू का बात, चंद्रबाबू नायडू का दरवाजा तो खुला है, लेकिन राजशेखर रेड्डी का उधर दुश्मन है पॉलिटिकली चंद्रबाबू नायडू। दोनों को मिलजुल करके कैसे आगे नदी पार करेगा, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी का, नड्डा साहब का जो खेल है। मुझे लगता है आने वाले दिन में, जैसे आपने भी पवन कल्याण का जनसंघ जो जनसेना वो 3रा स्थान में आ जाएगा, पर कांग्रेस तो हट करके 14 स्थान में निकल जाएगा। इन टोटालिटी देखोगे, ये टक्कर राजशेखर रेड्डी का मिस्टर चंद्रबाबू नायडू का है। चंद्रबाबू नायडू का पावर अधिक होते जा रहे हैं। राजशेखर रेड्डी का बेटा जगन रेड्डी भी अपना दम दिखा रहे हैं। ये चुनाव है कि कट्टा आ रहा है। तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश असेंबली एंड पार्लियामेंट, ये 25 सीट में टीडीपी बीजेपी अलायंस होगा। वो 20-5 नहीं तो 15-10 ऐसे रेंज में जाएगा बीजेपी का। लेकिन जगन रेड्डी के साथ गठबंधन करेंगे नरेंद्र मोदी, वो 20-5 फिर उसके फार्मूला में आ जाएगा। ये मुझे जानकारी है। टीडीपी बीजेपी का अलायंस लगभग तैयार है। 15-10 ऐसे चल रहे। असेंबली के भी जो टोटल सीट में दे वांट टू गेट 80-20% में शायद सीट करेंगे ये तो। लेकिन कठिन सीट है, टक्कर फाइट है, औरत लोग अधिक है। नरेंद्र मोदी का ये श्रेय है। लेडीज वोट नरेंद्र मोदी को बार बार अधिक मिलते हैं। इसका नजरिया तो देखोगे तो आने वाले दिन में जो चंद्रबाबू नायडू का जगन रेड्डी का टक्कर बीजेपी और भी उसमें आगोदी डालेगी। जी 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 जी, निश्चित तौर पर महिला वोटर्स अधिक है तो उसका क्या कुछ असर होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 20 सीट सामान्य है, 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये जो लोकसभा की स्थिति है राज्य की। आंध्र प्रदेश के अगर हम जो पार्टियां हैं, जिस तरह से जो उनका इस वक्त लोकसभा में शेयर है लोकसभा सीटों को लेकर, वाईएसआरसीपी 25 में से 22 सीटें उसके पास है, जबकि टीडीपी के पास 3 सीटें हैं और बाकी दल 0 पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो मेजर वोट शेयर है, अगर उसकी भी बात करें, वाईएसआरसीपी के पास 49.89%, यानी लगभग 50% वोट वाईएसआरसीपी के पास है। टीडीपी के पास 40% वोट के करीब है। तटीय आंध्र प्रदेश, क्षेत्रीय अगर हम क्षेत्रवार सीटों की बात करें तो जो तटीय आंध्र प्रदेश है उसमें 18 सीटें हैं और रायलसीमा में 7 सीटें हैं। तो ये जो है और क्षेत्रवार अगर चुनावी नतीजों की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी 15, टीडीपी 3, कुल 18, यानी कि जो तटीय आंध्र प्रदेश है टीडीपी को 3 सीटें वहीं से मिली थी और रायलसीमा में सारी सीटें यानी 7 की 7 सीटें वाईएसआरसीपी को मिली थी। तो तटीय आंध्र प्रदेश में ज़रूर कुछ जो चैलेंज है वो देने की कोशिश करेंगे चंद्रबाबू नायडू वाईएसआरसीपी को। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे के विक्रम राव जी के साथ में। के विक्रम राव, आपने देखा कि इस राज्य में जो महिलाओं की संख्या है, वोटर संख्या, वो ज्यादा है और मोदी सरकार का फोकस महिलाओं पर रहा है। किस तरह से देखते हैं कि महिलाएं एक बड़ी भूमिका निभाएंगी इन चुनावों में, और साथ साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि असेंबली इलेक्शंस भी साथ साथ हो रहे हैं। ये बहुत केंद्रीय बिंदु उठाया है आपने जी। इस वक्त भारत की महिला वोटर के सामने नरेंद्र मोदी सबसे फ्री और नजदीकी नेता है और ये तय है कि आंध्र प्रदेश में भी वो सारी महिलाएं पार्टी के सिद्धांतों को और सीमाओं को तोड़कर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना चाहेंगी उनकी पार्टी को। इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन सवाल यह है नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का, वो चाहेंगे हर हालत में आंध्र प्रदेश में पैर जमा सके। इसका कारण ये है कि दक्षिण के बाकी राज्यों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी होती थी, कर्नाटक में थी, लेकिन आज वो वहां भी नहीं रही
और रेवंत रेड्डी की वजह से तेलंगाना भी हार गए लोग। तो मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश में हर कीमत पे, हर सिद्धांत पर बातचीत करके एक आम रास्ता निकालेंगे नरेंद्र मोदी। और इसमें जगन मोहन रेड्डी का थोड़ा अपर एंड हो जाएगा चॉइस ऑफ कैंडिडेट, चयन करते हुए उम्मीदवारों का। यहाँ मुझे लगता है भाजपा का ही लाभ है इस समझौते से, क्योंकि और आप देख लीजिए तमिलनाडु, केरला, बाकी तो इंडी के साथ है और ये सब इंडी वाले भाजपा से आने फल उठा नहीं है। जगन मोहन रेड्डी, उसके पिता भले ही कांग्रेसी रहे हों, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की बहुत बड़ी श्रद्धा है नरेंद्र मोदी के लिए और वो चाहते भी थे पिछली बार रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कुछ ऐसी लाचारियां पैदा कर दी चंद्रबाबू नायडू ने कि उन्हें हटना पड़ा। तो इस बार मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और जगन मोहन रेड्डी के आपस में एक अलायंस होगा, समझौता होगा और इसका बहुत बड़ा लाभ इन दोनों को होगा। नुकसान जरूर चंद्रबाबू नायडू को होगा और बाकी कांग्रेस पार्टी को तो होगा ही। जी 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 जी, तो दोनों दल कहीं ना कहीं वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों ही दल चाहते हैं बीजेपी से गठबंधन करना। और जैसा कि राजा गोपालन जी ने कहा कि बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, वो तय करेगी कि किसके साथ जाना है। और राजा गोपालन जी, एक बात और भी है जो है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है, इस बार क्या वो उस शेड्यूल पे पढ़ते ही हैं कि विधानसभा के चुनाव भी आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ होने जा रहा है। ये कितना फर्क डालेगा? महिलाओं वाला जो फैक्टर है उस पर चर्चा की, लेकिन ये भी कुछ असर जरूर डालेगा, कुछ डिफरेंट होगा चुनाव। असर तो जरूर डालेगा। तेलंगाना का इफेक्ट भी आंध्र में भी होगी जरूर, क्योंकि मुझे लगता है दोनों एक ही लैंग्वेज बोलने वाले हैं, भाषा बोलने वाले हैं। अलग अलग जो होगा तो, लेकिन जगन मोहन रेड्डी का दबदबा अधिक है। जैसे विक्रम राव साहब ने बताया, वो बिल्कुल सच्चाई चीज है। विक्रम राव साहब का जो अनिल लंबे अनुभव से कह रहे हैं, लेकिन उससे मैं हट करके एक सेकेंड उनकी से संबंधित नहीं करके चंद्रबाबू नायडू को भी अरेस्ट करके, चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल के सिंपैथी क्रिएट कर दिया जगन मोहन रेड्डी। एंड सेकेंड थिंग, जगन मोहन रेड्डी तरफ से सब लोग छोड़ करके किसी अनदर पार्टी में ज्वाइन करने लगे। कितना नजदीक लोग थे वो भी हर रहे। लेकिन इन टोटालिटी देखोगे, जैसे विक्रम साहब ने बताया, विक्रम साहब ने, वो लगभग जगन मोहन रेड्डी का वो 25 सीट देगा, बीजेपी मान लेगा, लेकिन 15 सीट देगा उसको भी मानने का तैयार है। ये सीट अरेंजमेंट्स के ऊपर है। हाँ। OSR से कितना आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू से कितना आ रहा है, लेकिन ये पवन कल्याण का जो दीवार में बिल्ली है ना जी, वो इधर से कूदेगा उधर से कूदेगा। सर समवेयर इन दैट बिटवीन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का दबदबा आंध्र प्रदेश में अधिक है। उनकी वोट भी कम से कम बीजेपी का, अजय आपको ये बताना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पर 5 सीट भी रहते थे आंध्र प्रदेश से बिफोर तेलंगाना स्प्लिट में। तो बीजेपी का जगह है उधर। उसको नरेंद्र मोदी जैसे जिधर हर गया था 160 सीट में, उनकी पुनरुद्धारण करने के वास्ते नरेंद्र मोदी साहब ने उसको जीवित किया है। ये कल नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी ये बातचीत चली है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने निर्मला सीतारमण को आदेश दिया है, आप तेलुगु में बोलिए, तमिल में बोलिए, आप क्षेत्रीय भाषा में बोलिए। नरेंद्र मोदी ने उनको चाबी भी दिया है। तो आंध्र प्रदेश लोग ने सबने ताली बजाने लग गया है। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी को दबदबा है, उनकी सोच है 2029 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाना है। जी निश्चित तौर पर। एक बात आपने जो उठाई वो विक्रम राव साहब से मैं जानना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि जो जगन मोहन की पार्टी है और टीडीपी अब आपस में जरूर एक दूसरे के सामने है, लेकिन विक्रम राव साहब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है राज्य में। आपको विशेष जानकारी होगी इस विषय में। और कौन कितनी सीटें देगा, ये जो बात उठाई ना कि कौन कितनी सीटें देगा, ये भी तय करेगा कि बीजेपी किसके साथ गठबंधन में जाएगी। जो मैं कहना चाहता था आपको पूर्वाभास हो गया, आपने मेरे मुंह से छीन लिया उसको। उसके पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा राजगोपाल साहब की। उन्होंने बहुत वाइटल फैक्टर कहा है, बहुत खास मुद्दा है चंद्रबाबू नायडू। ये चंद्रबाबू नायडू के लिए हमदर्दी की लहर चल रही है आंध्र प्रदेश में। जेल में रखा, तंग किया,
हैदराबाद के और आंध्र प्रदेश के निर्माता हैं, रहे हैं और है भी चंद्रबाबू नायडू, उनको जिस तरह से परेशान किया जगनमोहन रेड्डी ने, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। और दूसरा जो एंटी इनकम मिस्ट्री फैक्टर है, ये बात तो है, और भाई 8-10 साल से राज करते रहे, उसका नुकसान तो होगा, दुश्मन ज्यादा बनते हैं, दोस्त घटते जाते हैं, तो चंद्रमोहन रेड्डी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस विरोध का। लेकिन मुझे लगता है अगर चंद्रबाबू नायडू से मोदी खुद बात करते हैं तो कोई विकल्प निकल सकता है कि भाई लोकसभा के लिए हम लड़ाई नहीं करेंगे, विधानसभा के लिए कुछ मुक्त फ्री हैंड दिया सकता है। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपके श्रोताओं को खासकर कि जगनमोहन रेड्डी और अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा संबंध था, नरेंद्र मोदी से भी अच्छा संबंध है, लेकिन इस वक्त उनका समर्थन कितना प्रतिशत घटा है ये एक गौरतलब बात जरूर होगी। और मुझे लगता है जो थोड़ी बहुत मेरा अध्ययन रहा है एक पत्रकार के नाते 40 साल से अलग अलग राज्यों में, मेरा आंकलन ये है कि नरेंद्र मोदी करेंगे कि लोकसभा मुझको दे दो, विधानसभा तुम संभाले। ये चीज चली आ रही थी इंदिरा गांधी के समय से, जब डीएमके शासन करती थी कि तुम तमिलनाडु संभालो, लोकसभा कांग्रेस पार्टी दे दो। वही तमिलनाडु का सिद्धांत लागू करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, और यही समझौता करेंगे कि लोकसभा हमको, विधानसभा तुमको, हम फिर नाम मात्र कर लेंगे। और यही रणनीति इतनी सुंदर और ये बढ़िया होगी जो भारतीय जनता पार्टी की मददगार होगी और जगनमोहन रेड्डी को भी फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, इस पर आखिरी कमेंट्स लेंगे राजा गोपालन जी, इससे पहले कि क्योंकि ये एक नया विषय कहीं ना कहीं विक्रम राव साहब ने उठाया है कि ये पैक्ट हो सकता है कि विधानसभा पर तुम फोकस करो, लोकसभा हमें लड़ने दो, या वहां पर ज्यादा सीट शेयरिंग भी इसे लेकर कर बाकी चीजों पर, क्या ये इसमें आप कुछ देखते हैं पॉजिटिविटी? ये पॉजिटिविटी जरूर है, पॉजिटिविटी तो जरूर है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी मिस्टर नरेंद्र मोदी का दुर्घटना आते आते लोकसभा में जगनमोहन रेड्डी ने साथ दिया है गवर्नमेंट का, एनडीए गवर्नमेंट का दूर से। सो देयरफॉर जो नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी, ये दोनों मिल करके नरेंद्र मोदी को बहुत फायदा पहुंचा है। देयरफॉर नरेंद्र मोदी जगनमोहन रेड्डी का इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उनकी सीट में जो कम से कम 80-20% में लोकसभा मुझे दे दो, राज्य असेंबली में 80% आप ले लो, 20% मुझे दे दो, ऐसे समझौता होने का संभावना है। लेकिन अनदर 2 और 3 डेज बहुत क्रूशियल है। नरेंद्र मोदी साहब का जो लखनऊ में प्रोग्राम था, श्रीनगर में प्रोग्राम था, परसों यानी वेडनेसडे और थर्सडे आंध्रा का ये कल्याण बैंड बजा देंगे, दोनों इसको नहीं तो उसको। जी निश्चित तौर पर। और ये बदली हुई बीजेपी है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और खास तौर पर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी आकलन करना और उनकी क्या रणनीति होगी ये थोड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, के विक्रम राव साहब आपका और राजा गोपालन जी आपका, बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे एक नए राज्य की राजनीति के साथ। नमस्कार।